हेलो, नमस्कार सभी को। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, अपन क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडलीय तापमान के बारे में जो पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने सूर्य ताप के बारे में पढ़ लिया और पृथ्वी का उष्मा बजट अपन ने पढ़ लिया। अब अपने नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है तापमान का वितरण। ठीक है, तो देखिए तापमान का वितरण किस प्रकार से है, इसको अपन तीन वर्गों में बांट कर इसका अध्ययन अपन को यहाँ करना है। जिसमें अपन को पहला है तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ना है, तापमान का सामयिक वितरण पढ़ना है और तापमान का क्षैतिज वितरण पढ़ना है। तीनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तापमान की अगर अपन वितरण की बात करें तो तापमान पृथ्वी पर प्रत्येक जगह समान नहीं पाया जाता है। न तो अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो भी समान नहीं है, और तापमान को अगर अपन एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई या गहराई पर जाते हैं तो भी तापमान समान नहीं रहता। और तापमान को अगर अपन एक समय से दूसरे समय में देखें तो भी तापमान हमेशा समान नहीं रहता। तो तापमान का ये जो परिवर्तन होता रहता है, तापमान में बदलाव होते रहते हैं, ये किन किन तत्वों में किस किस प्रकार से होते हैं, इसकी अपन को यहाँ पे बात करनी है। तो आप हेडिंग लगाइए पहले तापमान का वितरण। यहाँ आपको भी कुछ भी आगे नहीं लिखना है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वो कुछ नहीं लिखना है, आप केवल हेडिंग लगाइए तापमान का वितरण। और देखिए, इसमें अपन लिखते और समझते हुए साथ में चलते हैं। देखिए, पृथ्वी तल पर तापमान का वितरण सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, धरातल पर तापमान सर्वत्र एक जैसा नहीं है। तापमान की वितरण पर अन्य कारकों की अपेक्षा अक्षांश का सर्वाधिक नियंत्रण होता है। देखिए, अगर अपन बात करें तापमान के वितरण पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों, जिनकी अपन आगे बात करेंगे। हालांकि सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले और तापमान की दोनों लगभग मिलते जुलते कारक है, लेकिन अलग है। कैसे हैं वो अपन आगे देखेंगे। तो देखिए, तापमान को जो कारक प्रभावित करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? अक्षांशों का है, क्योंकि अक्षांशों पर तापमान में काफ़ी भिन्नता आती है। जैसे 0 डिग्री पे अक्षांश पे तापमान सर्वाधिक रहता है, वही 90 डिग्री पे न्यूनतम रहता है। तो अक्षांश ये जो वितरण है वो सर्वाधिक प्रभावित करता है। देखिए आगे, प्राचीन समय में जो यूनान के निवासी हैं उनका मानना था कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और उसके उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों के जाने पर तापमान में क्रमशः कमी आती है। तो इस आधार पर, ये जो यूनानियों का ज्ञान था, इसी आधार पर अपने पृथ्वी को 5 ताप कटिबंधों में विभाजित किया। ठीक है, अब एक बात, हम लोग सामान्यतः सूर्य ताप और तापमान दोनों को पर्यायवाची समझ लेते हैं, परंतु दोनों समान नहीं है, इनमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, कैसे पाई जाती है? देखिए, इन दोनों का क्या है? अर्थ भिन्न है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तापमान से मतलब वायुमंडलीय ताप से है, और सूर्य ताप का मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण से है। तो उस विकिरण से जो वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है, या वायुमंडलीय जो ताप बनता है उस सूर्य के विकिरण से, उसको अपन यहाँ क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय तापमान। तो देखिए, दोनों के अर्थ भिन्न है, लेकिन जो सूर्य ताप है और जो तापमान है, इन दोनों में संबंध जरूर गहरा होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य ताप है, इसकी वजह से ही, इसकी मात्रा की वजह से तापमान में परिवर्तन रहता है। जिस जगह पर सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होता है वहाँ तापमान अधिक होता है, जहाँ सूर्य ताप कम प्राप्त होता है वहाँ तापमान कम रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित जरूर है, लेकिन सूर्य ताप का मतलब कभी भी तापमान नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग है करता है। यहाँ पर तापमान का आशय क्या है? वायुमंडलीय ताप से है, जिसका स्रोत सूर्य है। ठीक है, ये इतनी बात आई आपके समझ में। अब इसमें देखिए, अपन एक जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ डायग्राम दिखाया गया है, ये वो डायग्राम है जिसमें यूनानवासियों ने अपने जो ज्ञान था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है, तो उसके आधार पर अपन ने संपूर्ण पृथ्वी को 5 ताप कटिबंधों में विभाजित किया है। ठीक है, अब 5 ये कौन कौन से हैं?
देखिए ये 5 है, देखिए इसमें नंबर 1 तो रहेगा अपने ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, यहाँ देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा अपने को। तो ये 1 नंबर है उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा है दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, फिर तीसरा है उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और नंबर 4 है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और नंबर 5 पे ये जो शीत उत्तरी और दक्षिणी ये जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र इनको दोनों को एक में ही रखा गया है। क्यों? देखिए उत्तरी उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि 0 डिग्री के उत्तर में अगर अपन देखें तो इसमें स्थलीय भाग ज़्यादा आता है, और वहीं अगर 0 डिग्री के अपन दक्षिण में 23.5 डिग्री तक देखें तो यहाँ पर स्थिति क्या है, जलीय भाग ज़्यादा है। यहाँ स्थल ज़्यादा है, यहाँ जल ज़्यादा है। तो दोनों की दशाएं क्या है, अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को एक कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो 2 भाग ये अलग हो गए, उत्तरी शीतोष्ण और दक्षिणी शीतोष्ण ये 2 अलग हो गए, और शीत की जो दशाएँ यहाँ हैं वो लगभग यहाँ पे, तो इन दोनों को एक ही रखा गया। अब देखिए सूर्य ताप इसको प्रभावित जरूर कर रहा है, सूर्य ताप की मात्रा यहाँ तिरछापन की वजह से कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन तापमान है वो अपनी जगह अलग है। मतलब सूर्य ताप प्रभाव जरूर डालता है, बाकी सूर्य ताप वायुमंडलीय तापमान नहीं है। सूर्य ताप का मतलब है सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होती है, और तापमान वायुमंडलीय तापमान का मतलब है सूर्य ताप से जो ताप प्राप्त होता है उसकी वजह से वायुमंडल में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कितनी है। ठीक है, ये बात आई समझ में? तो इसको आप इतने को नोट कीजिए, फिर आगे अपन चलते हैं। लिखिए आप, हेडिंग आपने लगा रखी है पहले से, इसमें लिखिए पृथ्वी तल पर तापमान सर्वत्र समान नहीं पाया जाता है। ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ आप केवल वही लिखिए। सर्वत्र समान नहीं पाया जाता है, इसमें अक्षांशीय आधार पर निम्न से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। इसमें निम्न से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। इसी प्रकार धरातल से वायुमंडल की ऊपरी परतों में जाने पर भी तापमान में कुछ स्थानों पर कमी आती है। कुछ स्थानों के कोष्टक में लिख लेना कुछ परतों में कमी आती है, तो कुछ में वृद्धि होती है, और ठीक इसी प्रकार वर्ष भर सभी महीनों में भी तापमान समान नहीं बना रहता। इस प्रकार से धरातल या पृथ्वी तल पर तापमान के वितरण में समानता नहीं पाई जाती है।
तापमान के इस वितरण को मुख्य रूप से हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझते हैं। अब आप नंबर 1 हेडिंग लगाइए, तापमान का ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण। तापमान का ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण से क्या मतलब हुआ कि जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है, वैसे ही अपन धरातल से वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है, या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री तापमान घट जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। और ये जो ऊपर जाने पर जो घटने की दर है, ये अगर अपन अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर, ध्रुवों की ओर जो गति करते हैं तो उधर भी तापमान घटता है और ऊंचाई पर भी घटता है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो अक्षांशीय जो क्षेत्रों की ओर अपन जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, उससे 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये तापमान है वो ऊंचाई की ओर जाने पर कम होता है। यहाँ अपन विशेष रूप से क्षोभमंडल की बात कर रहे हैं, ये बात है। और इसी संदर्भ में अगर अपन देखें तो ये जो ऊंचाई की ओर तापमान में कमी आती है, इसके कुछ कारण बताए गए हैं। अब वो कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण तो ये है कि वायुमंडल का जो निचला हिस्सा होता है, जो धरातल के संपर्क में होता है, ये धरातल के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में होता है। इसकी वजह से क्या है, ये धरातल से संवहनीय क्रियाओं के माध्यम से जल्दी से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसका तापमान है वो अन्य परतों की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बिल्कुल निकट है संवहनीय क्रिया में वो तत्व है या वो परत है वो सबसे पहले गर्म होगी, उसके बाद में उससे संपर्क में जो परत आएगी वो गर्म होगी। तो प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने के कारण ये जो निचला क्षेत्र है ये सबसे पहले गर्म होता है और इसका तापमान भी ज़्यादा रहता है। ठीक है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि वायुमंडल का जो निचला भाग है, यहाँ पर ऊपरी जो परतें हैं उन सभी का क्या रहता है, दबाव रहता है। और ऊपरी वायु का दबाव रहने के कारण नीचे वायु का जो भार है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से निचली जो वायु है इसका जो घनत्व है वो किस प्रकार का होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से दबाव ज़्यादा है। इसके विपरीत अगर अपन ऊपरी भाग में देखें तो ऊपरी भाग में घनत्व कम होगा। तो जो घनत्व कम होगा, तो घनत्व कम होने की वजह से वहाँ की हवा है वो विरल रहेगी, वो फैली हुई रहेगी, क्योंकि उस पर दबाव कम है। नीचे वाले पे दबाव भयंकर होने की वजह से इसका घनत्व बढ़ा हुआ रहेगा और ये संगठित रहेगी। तो ऐसी स्थिति में भी निचले क्षेत्र में तापमान है वो अधिक पाया जाता है। और तीसरा एक पॉइंट और ये है कि वायुमंडल के जो निचले क्षेत्र में है, जो निचली परत है, इसमें जो विकिरण होता है, सौर विकिरण और जो पार्थिव विकिरण धरती से वापस परावर्तित होकर जाता है, इसको अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस निचले क्षेत्र में धूल और धुएं की जो पार्टिकल्स है वो मौजूद रहते हैं, ह्यूमिडिटी इसमें रहती है, अनेक प्रकार की इसमें गैसें रहती है, क्योंकि ऊंचाई पर तो गैसों की मात्रा और संख्या भी घट जाती है। तो इसकी वजह से ये तापमान को अधिक ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर तापमान में अधिकता रहती है। ठीक है। तो ये अपन इतनी बात पहले नोट कर लेते हैं तापमान के ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण में, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। तो आप इसमें लिखिए, जिस प्रकार से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, उसी प्रकार से
धरातल से वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान के घटने की इस दर को तापपतन दर लैप्स रेट या लंबवत ताप प्रवणता या ऊर्ध्वाधर ताप प्रवणता या वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, आगे अगली लाइन से लिखिए। औसत रूप में तापमान के घटने की यह दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है, जिसे सामान्य तापपतन दर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिए। वायुमंडल का निचला भाग धरातल से प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल का निचला भाग धरातल से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क रखने के कारण यहाँ तापमान अधिक रहता है, क्योंकि वायुमंडल को मिलने वाला ताप पार्थिव विकिरण से प्राप्त होता है। पार्थिव विकिरण मतलब जो पृथ्वी से टकरा कर वापस जो जा रहा है, पार्थिव विकिरण से प्राप्त होता है, जो धरातल के संपर्क वाले क्षेत्र को अधिक प्राप्त होता है। तथा बढ़ती ऊंचाई के साथ इसमें कमी आती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। वायुमंडल में तापमान का
लंबवत वितरण इस प्रकार से है कि ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, इसके लिए उत्तरदायी कुछ कारक इस प्रकार है। नंबर 1 लिखिए, वायुमंडल का निचला भाग धरातल से प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल का निचला भाग धरातल से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण शीघ्र और अधिक ऊष्मा ग्रहण कर पाता है। यही ऊष्मा संवहनीय तरंगों के द्वारा धीरे धीरे यही ऊष्मा संवहनीय तरंगों के द्वारा धीरे धीरे ऊपरी परतों को गर्म करती है। इसलिए ऊपरी परतों का तापमान निचली परत की तुलना में कम ऊष्मा प्राप्त होने के कारण कम रहता है। कम ऊष्मा प्राप्त होने के कारण कम रहता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये लिखिए आप, वायुमंडल में निचली परतों पर वायु भार अधिक होने के कारण इनका घनत्व अधिक रहता है। इसलिए तापमान भी अधिक प्रतीत होता है। वहीं ऊपरी परतों में दाब की कमी के कारण वायु फैली हुई रहती है, जिसकी वजह से वहाँ तापमान कम प्रतीत होता है। और तीसरा पॉइंट लिख लीजिए,
वायुमंडल की निचली परतों में धूल तथा धुएं के कण, वायुमंडल की निचली परतों में धूल तथा धुएं के कण, जलवाष्प और गैसों की मात्रा अधिक होती है। जो पार्थिव विकिरण का अवशोषण करने की अधिक क्षमता रखती है। और ऊपरी परतों में यह क्षमता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। इसलिए ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ठीक है, तो ये आपका तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण इतना ही है। कल अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो आप सूचना पहुंचाएं, नहीं तो आप अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।